नमस्कार, मैं हूँ श्वेता नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणय। और आप सुन रहे हैं एक बूंद सागर। हम जारी रखेंगे अपनी चर्चा द मैनी लाइफ्स ऑफ सैयदा एक्स, जो कि लिखी गई है नेहा दीक्षित द्वारा। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने काफ़ी कुछ इस किताब के बारे में बात किया कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाकर दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है। एक सवाल जो मेरे दिमाग में प्रणय, इससे पहले कि तुम कुछ और बात शुरू करो इस किताब के बारे में, क्योंकि वर्क प्लेस इनइक्वालिटी जो है जेंडर बेस्ड, वो बड़ी कंपनीज में भी देखने को मिलती है और जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट भी कभी कभी आता है। ये क्योंकि वैसे भी कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है जहाँ ये लोग काम करती हैं, तो इन लोग की वर्क प्लेस लाइफ कैसी है या वहाँ पे किस तरह की इनइक्वालिटी या किस तरह का ऑपरेशन, इसके बारे में कुछ किताब में चर्चा की गई है। हाँ, बिल्कुल। एक तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि कई बार ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल इन्हें मिल जाता है, ये कहीं से लेके आती हैं और फिर घर पे ही बनाती हैं। जैसे फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल्स यूज़ हुई थी 2002 के वर्ल्ड कप में, वो सैयदा, उनमें से कई फुटबॉल सैयदा अपने घर पे बनाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आस पड़ोस में कोई छोटी सी फैक्ट्री है जिसमें 4, 6, 8 औरतें काम करती हैं, तो वहाँ जाके काम करना पड़ता है। कंडीशंस बहुत ही ख़राब हैं कि वेंटिलेशन नहीं है, बहुत कम लाइटिंग है। इस वजह से कई बार छापा पड़ता है तो वो फैक्ट्री बंद हो जाती है, फिर सैयदा को कोई और काम ढूंढना पड़ता है। तो ये सारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। अपने घर पे, क्योंकि बहुत कम किराए के ये मकान होते हैं, वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। वर्क प्लेस हरासमेंट की, तुमने जो सेक्सुअल हरासमेंट की बात की, उससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा अचंभा हो रहा था कि सेक्सुअल हरासमेंट की बात नेहा क्यों नहीं कर रही है। लेकिन एक स्टेज पे नेहा ने किताब में खुद ये क्लैरिफाई किया है कि इस टाइप के काम में और जिस तबके से ये औरतें आती हैं, वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट की बात करना इनके लिए बहुत डेंजरस है। और इसमें कई वजहें हैं। एक तो ये कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बहुत बार ये ऐसी फैक्ट्री में काम कर रही हैं जो कि इल्लीगल है, तो ये किसके पास जाएं। दूसरा, जिस तबके से ये लोग आते हैं, मतलब हम लोगों के लिए भी पुलिस स्टेशन जाना बहुत डरावनी चीज़ है, तो इस तबके के लिए तो पुलिस स्टेशन जाना और भी बिल्कुल मतलब सुनने वाला कोई नहीं है हाँ, basically। कोई, इन्हें उम्मीद भी नहीं है कि कोई सुनेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इन्हें एक तरीके से जितना ये काम करेंगे उतना पैसा मिल जाएगा। कोई जॉब सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं है, कोई इनकम सेफ्टी नहीं है। इस वजह से भी सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन करके या इसकी बात करके अपनी रोज़ी रोटी खो देने का ख़तरा हमेशा रहता है। तीसरी चीज़ ये है कि ये बहुत सारी औरतें, जैसे सैयदा एक मुस्लिम परिवार से आती है या और भी इस टाइप, क्योंकि ये सारी औरतें बहुत कंजर्वेटिव समाज से आती हैं, इस वजह से इनके पतियों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ये चीज़ कि ये कहीं जाके काम कर रही हैं। तो अगर ये बात इनके पतियों को पता लगे कि इनके साथ ऐसा कुछ हो गया है, वो इनका और घर से निकलना बंद कर देंगे। और आखिरी चीज़ ये कि जिस तरीके की कम्युनिटीज़ में ये औरतें रह रही हैं, वहाँ हर तरीके का प्रेशर इस चीज़ पे है कि इस सेक्सुअल हरासमेंट टाइप की चीज़ को दबा दो, वरना सोसाइटी में तुम्हारा नाम ख़राब होगा, लोग बातें बनाएंगे कि ये किस तरीके की औरत है। तो इस वजह से बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि इस तरीके का कोई कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इस किताब में हुआ नहीं है। और जैसे नेहा ने बात की है कि जब दिसंबर 2012 में जो निर्भया वाला कांड हुआ था, तो उस पे भी सैयदा का रिएक्शन ये था कि उसे रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, जो एक तरह से सेंस बनाता है, क्योंकि इन लोगों ने बचपन से यही सीखा है कि अपनी सेफ्टी इनके खुद के ही हाथ में है। क्योंकि प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो तुम पर ही ब्लेम आएगा, तुमसे ही सवाल पूछे जाएंगे। तो वो इतना रस बस गया है इनके अंदर कि अगर ये कोई ऐसी खबर भी सुनती हैं तो पहला जो रिएक्शन होता है वो यही होता है कि लड़की की गलती रही होगी, उसने ऐसा क्यों किया। तो मतलब इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि उसकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट क्यों आई है, क्योंकि
जो खुद उस सर्कमस्टांसिस में दिन रात जी रहा है उस चीज़ को, क्योंकि उसे खुद पता है कि अगर मेरे साथ कुछ होगा तो कोई जिसने बुरा किया होगा उसे कुछ नहीं कहेगा, जबकि मुझ पे 100 सवाल आएंगे कि तुम बाहर काम ही क्यों कर रही थी, तुम्हें इसकी ज़रूरत ही क्या थी, तुम रात में क्यों गई, तुमने ये क्यों किया, और इवेंचुअली होगा क्या कि उससे वो जॉब भी छीन ली जाएगी। और यहाँ मुझे एक और एग्जांपल याद आता है इस चीज़ का कि आप किस तरीके के परिवेश से, किस तरीके की स्थिति से आए हैं, इससे भी बहुत डिसाइड होता है कि इस टाइप की घटना अगर आपके साथ होती है तो आप क्या कर सकते हैं। तो हमने पहले भी बात की है, एक पॉडकास्ट है द सीन एंड द अनसीन, अमित वर्मा नाम के एक राइटर जर्नलिस्ट हैं जो उसे चलाते हैं। उनके एक एपिसोड में कविता कृष्णन जो कि एक एक्टिविस्ट हैं वो आई थी, और वो एक इंसिडेंट बताती हैं जब शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी कि किसी स्टूडेंट के साथ रेप होता है, शायद उसका पार्टनर ही उसके साथ रेप करता है, और ये कविता और इनकी साथी उसकी काउंसलिंग के लिए उसके पास जाती हैं और ये बात हो रही होती है कि हमें पुलिस में जाना चाहिए। लेकिन वो ये लड़की ये कहती है, वो कहीं बहुत छोटी जगह से आई होती है, उसका कहना ये होता है कि अगर मेरे घर वालों को ये पता लग गया तो मेरी पढ़ाई तुरंत बंद करवा के वो मुझे घर बुला लेंगे, तो इसलिए कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की जाती है। और इससे मुझे तुम्हारा वो करेक्टर याद आ रहा है जो अमृत और विश में था, जिसमें वो लड़की एक मैरिड आदमी के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे ये है कि ये कम से कम मुझे पढ़ाएगा तो मेरे लिए एक बेहतर फ्यूचर मुझे मिल जाएगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो जो करेक्टर अमृत और विश में है वो इसी तरह के किसी करेक्टर से इंस्पायर्ड रहा होगा। और क्योंकि तुमने एक पिछले एपिसोड की बात की, तो मैं भी ये किताब पढ़ते में सोच रहा था कि एपिसोड 4 में हमने मुझे चांद चाहिए किताब डिस्कस की थी, जहाँ पे लगभग जो वर्षा जो कैरेक्टर की जर्नी है वो लगभग उसी उम्र में शुरू होती है जब इस किताब में सैयदा की जर्नी शुरू होती है। लेकिन दोनों क्योंकि इतनी अलग तबके से आते हैं, स्ट्रगल दोनों की ज़िंदगी में है, लेकिन वर्षा के लिए जो सक्सेस है, मतलब वर्षा एक एक्ट्रेस बन जाती है और उसके आसपास के जो लोग हैं जो थिएटर में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं वो भी कम से कम अपनी एक नॉर्मल आम मिडिल क्लास ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन सैयदा की ज़िंदगी में सक्सेस मतलब तुम सरवाइव कर रहे हो और फेलियर मतलब तुम्हारे पास खाने को भी नहीं है। पिछले एपिसोड में तुमने एक वुमेन करेक्टर का थोड़ा सा जिक्र किया था, रेडियो वाली का, जो इन लोगों के अधिकार के लिए लड़ती हैं कि कम से कम इन्हें कुछ टाइम तो लंच के लिए मिले या ब्रेक मिले। तो और भी इस तरह की फेमिनिस्ट करेक्टर्स हैं मूवी में, या कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग करेक्टर जो कि इनके हक के लिए बात करती हैं, या कोई और जो क्योंकि ये बहुत सारी औरतें हैं जो एक सेम सिचुएशन में हैं, तो किस तरह की किनशिप दिखाई गई है, किस तरह की दोस्ती दिखाई गई है, इस तरह का कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसा तुमने रेडियो वाली का जिक्र किया, तो मुझे नहीं लगता उस तबके में औरतों को फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म के बारे में पता होगा, लेकिन अपने स्तर पे मैं तो कहूँगा कि रेडियो वाली एक बहुत फेमिनिस्ट औरत है, क्योंकि वो एक स्टेज पे अपने घर का पेट पाल रही होती है, लेकिन क्योंकि वो मैरिड नहीं होती है तो उसे अपने घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो वो अपना घर छोड़ के और एक इंसान के साथ मूव इन हो जाती है जो कम से कम उसका ख्याल रखता है। और रेडियो वाली का बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि एक तो वो कि वो जहाँ काम करती है वहाँ पे वहाँ के फैक्ट्री के मालिक को फोर्स करती है कि तुम इन औरतों को लंच ब्रेक दो। तो पहली बार 12 घंटे की शिफ्ट में ये औरतें लंच ब्रेक लेने लगती हैं। फिर एक और चीज़ जो नेहा ने मेंशन की है कि सैयदा को अपने बचपन में बॉलीवुड गानों का शौक़ था, लेकिन फिर शादी होने के बाद और ये सब अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाती है। रेडियो वाली से मिल के फिर उसका गाने सुनने का, फिल्मों का शौक़ दोबारा जगता है, क्योंकि जो इनकी फैक्ट्री है वहाँ कभी कभी अंताक्षरी होती है औरतों के बीच में, या कभी कभी मिल के टीवी देखती हैं, तो वो किनशिप। और नेहा ने लिखा है कि ये 12 साल बाद होता है, दिल्ली पहुँचने के 12 साल बाद सैयदा ये ज़िंदगी का ये पहलू दोबारा जी पाती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और इससे रिलेटेड मतलब रेडियो वाली एक तरीके से सैयदा की दोस्त बन जाती है। इससे रिलेटेड एक चीज़ मैं कहीं पढ़ रहा था, एक इकोनॉमिस्ट हैं कार्तिक मुरलीधरन, उनके एक इंटरव्यू में वो एक स्टडी कोट करते हैं जो कि यूपी के गांव में की गई थी, कि शादी के बाद जो लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं तो शादी के कुछ साल बाद उनसे पूछा गया कि आपके कितने सहेलियां हैं, और एवरेज एक से भी कम था। कि ज़्यादातर जो न्यूली वेड लड़कियां थीं जो यूपी के गांव में,
उनका एक भी दोस्त नहीं था। सही कहा प्रणय तुमने, लेकिन एक चीज़ जो तुमने कहा कि शायद रेडियो वाली को फेमिनिज्म का पता नहीं होगा, वो फेमिनिस्ट नहीं थी, लेकिन मैंने ये एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि वो, मैं कह रहा हूँ वो फेमिनिस्ट होगी लेकिन उसे नहीं पता होगा कि फेमिनिज्म क्या होता है। हाँ, मतलब वही मैं कहना चाह रही थी कि ये हो सकता है कि उसे पता ना हो कि वो फेमिनिस्ट है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो एक फीमेल है और वो एक फेमिनिस्ट ना हो, क्योंकि हाँ, हर कोई इंसान अपने हक की बात ज़रूर करता है, और अगर वो औरत है तो अपने हक की बात करेगी, बस उसे एक वर्ड दे दिया गया है कि फेमिनिज्म है, लेकिन मतलब अगर औरत हो तो तुम इनहेरेंटली ही फेमिनिस्ट हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। मुझे याद है एक एपिसोड में तुमने कहा था कि कई बार औरत ही औरत की दुश्मन हो जाती है। वो एक अलग बात है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना फेमिनिज्म है। अगर एक औरत अपने हक के लिए लड़ रही है तो वो फेमिनिस्ट है, और अपने हक के लिए तो हर इंसान लड़ता है, वो जेंडर बेस्ड नहीं है, अगर तुम समझ पा रहे हो। मतलब मैं ये हाँ, कह रही हूँ ठीक है। कि जैसे उसका कोई मेल इक्विवेलेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आदमी भी तो अपने हक के लिए हमेशा लड़ता है, लेकिन उसके लिए तो कोई वर्ड नहीं है इस दुनिया में, तो सिर्फ फीमेल के लिए ही क्यों है। एनी हाउ, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है ऑल टुगेदर। लेकिन जो तुमने ये बात कही कि कार्तिक मुरलीधरन के एपिसोड की तुम बात कर रहे थे कि उन्होंने जो सर्वे किया था कि जो न्यूली मैरिड औरतें होती हैं उनकी औसतन सिर्फ एक एक से भी दोस्त कम। बन पाती है। ऑल्दो ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनका जो एक तरह से माइग्रेशन है जो सैयदा के साथ लाइफ में हुआ कि इन्हें बार बार अपनी एक जगह से दूसरी जगह फिर से री एस्टेब्लिश होना पड़ा, वो कहीं भी इस चीज़ से सिमिलर नहीं है जो मैं अभी कहने वाली हूँ। लेकिन जब मैं इसके बारे में तुम्हारे नोट्स देख रही थी तो मेरे दिमाग में ये सवाल भी आया कि एक तरह से जो इंडिया में मैरिज सिस्टम है वो भी तो एक तरह से यही है कि एक लड़की को जो जो जहाँ 20-30 साल से रह रही है उसे वहाँ से उठाकर एक तरह से जहाँ उसकी शादी हो रही है वहाँ पे फिर से अपनी लाइफ शुरू कर देने के लिए मजबूर कह दो, या फिर सोसाइटी इस तरह से बना दी गई है कि उसे बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। लेकिन एक तरह से वो भी तो माइग्रेशन ही है, वो भी तो एक तरह से फोर्सफुल कहा जाए या मर्ज़ी से कहा जाए कि हो सकता है कि लड़की की अपनी मर्ज़ी से ही किसी लड़के से शादी हुई हो उस जगह पे, लेकिन ये चीज़ तो काफ़ी आम है ना कि लड़की की फैमिली वाले लड़के के फैमिली वाले, लड़का खुद और लड़की खुद ये बहुत ही इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उसे अब यहाँ से निकलकर उस दूसरे घर में अपनी पूरी ज़िंदगी फिर से बसानी पड़ेगी। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली तुमने। और IIM अहमदाबाद के एक प्रोफेसर हैं चिन्मय तुम्बे, जिनकी किताब है इंडिया मूविंग, 5-6 साल पहले आई थी। उसमें वो ये बात कहते हैं कि इंडिया में इंटरनल माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लड़कियों की शादी होती है और वो अपने ससुराल चली जाती हैं या अपने पति के घर चली जाती हैं। तो मैंने सुना है कि बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, मुझे उसकी थोड़ा बहुत पता है, तो आगे कभी हम उस किताब के बारे में बात करेंगे। हाँ, क्योंकि मतलब इमोशनल के साथ साथ बहुत और भी एंगल्स इसमें हैं। इकोनॉमिक एंगल है, तुम लोगों को जैसे एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो तो तुम्हें राशन कार्ड, पासपोर्ट, हर जगह पे अपना एड्रेस चेंज कराना है, अपना सरनेम चेंज कराना है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और उन सब के बीच में एक इंसान को अपनी ज़िंदगी सिरे से शुरू करनी है, उसे वहाँ का घर का आसपास जो है, घर के अंदर का माहौल समझना है, उसके बाहर का माहौल समझना है। तो कहीं भी सैयदा की ज़िंदगी से बहुत सिमिलर नहीं है, लेकिन बहुत डिफरेंट भी नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, ये हमने जो पहले भी बात की कि ये जो प्रिविलेज या प्रिविलेज की कमी, इसकी परत दर परत होती है कि आप अगर महिला हैं तो कुछ डिसएडवांटेज हैं, उसके बाद आपकी महिला होने के साथ साथ आपकी कास्ट या रिलीजन की वजह से कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, आप किस जगह रहते हैं उसके कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे सैयदा जमुना पार के इलाके में रहती हैं उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, पैसे की कमी के डिसएडवांटेज हैं। तो वही कि जितनी ज़्यादा डिसएडवांटेज आपके पास हैं उतनी आपकी ज़िंदगी और मुश्किल होती जाएगी। चलो प्रणय, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबली ये लास्ट ही सेक्शन है, तो क्योंकि ये नेहा की पहली किताब है तो राइटिंग के बारे में कुछ कहना चाहते हो? अगर किस तरह की राइटिंग है और हाँ, कंटेंट किस तरह प्रेजेंट किया गया है,
फ्लो या पढ़ने में? हाँ बिल्कुल, राइटिंग इस किताब की बहुत अच्छी है और पढ़ के लगता नहीं है कि ये नेहा की पहली किताब है। उसके पीछे एक वजह ये भी होगी क्योंकि वो इतने सालों से जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने काफ़ी लंबे लंबे पीसेस लिखे हैं, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं अलग अलग मैगज़ीन्स के लिए, तो ये भी एक वजह है। राइटिंग में एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि भले ही ये बहुत ही वल्नरेबल तबके के बारे में लिखी गई किताब है, उसके बावजूद आपको ये नहीं लगता कि आपको किसी तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट करके आपके अंदर सिंपैथी जगाई जा रही है। उन कैरेक्टर्स को बहुत सिंपैथी के बजाय बहुत एम्पैथी से लिखी किताब है, बहुत समानुभूति के साथ लिखी किताब है ये। उन कैरेक्टर्स के जहाँ नेगेटिव उनकी आदतें हैं या उनकी जो ख़राब उनकी सो कॉल्ड गलत ओपिनियंस हो सकती हैं, उन्हें भी पॉइंट आउट किया गया है। जैसे सैयदा के बारे में मैंने बताया कि निर्भया विक्टिम के लिए वो कहती है कि उसी की गलती थी, वो ये बताई गई है। ऐसे ही एक जगह कहानी में ये आता है कि जब ये लोग नए नए दिल्ली पहुंचते हैं तो इनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा होता है, तो सैयदा स्कूल ले जाती है बच्चों को और प्रिंसिपल ये कहता है कि तुम तो बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। तो फिर कुछ कुछ करके एडमिशन हो जाता है। सालों बाद सैयदा की जो लड़की है रेशमा, वो एक लड़के को पसंद करती है जो कि मुसलमान है लेकिन वो बंगाल से आता है। तो सैयदा उसके बारे में कहती है कि अरे ये तो बांग्लादेशी होगा, या ये तो मछली खा लेते हैं कच्ची, इनके खाने से महक आती है, ये साफ़ नहीं रहते हैं। तो बिल्कुल जो नेचुरल चीज़ के हमारे साथ जो गलत हुआ होता है, आगे चल के कभी कभी हम वही गलत किसी और के साथ कर रहे होते हैं, तो ये सैयदा के केस में भी दिखता है। या फिर ऐसे एग्ज़ाम्पल के सैयदा जिस नमकीन फैक्ट्री में काम करती है, वहाँ ये लोग मिलावट कर रहे होते हैं, गजक बनाते हैं और उसमें ये लोग मिलावट करते हैं। तो जो उनकी कमियां हैं वो छिपाने की कोशिश नहीं की गई है, और उनकी जो पॉजिटिव आदतें हैं, जैसे रज़िया नाम का कैरेक्टर जो है, जो इन लोगों को शरण देती है, या जो रेडियो वाली जिसकी हमने बात की, तो इनके पॉजिटिव कैरेक्टर्स तो दिखते ही हैं। तो इस मामले में बहुत ही भरे पूरे कैरेक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ बेचारे की तरह दिखाया गया है। मतलब अपनी किताब को बेचने के लिए सच को इधर उधर नहीं किया गया है बेसिकली। हाँ, क्योंकि ये फिक्शनल कैरेक्टर्स तो नहीं हैं। हाँ बिल्कुल तो सही उन्हें बात। बिल्कुल उसी वे में प्रेजेंट किया गया है जैसे वो हैं। हाँ, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग जिसकी हमने ज़्यादा बात नहीं की, कि रज़िया का अपनी बेटी से जो रिश्ता है रेशमा से, वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशनशिप है जो अक्सर माँ बेटी में होता है। कि भले ही वो सबसे ज़्यादा कमा रही है अपने घर में, और जो उसके दो बड़े भाई हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फैमिली का, उसके बावजूद सैयदा क्योंकि एक कंजर्वेटिव माइंडसेट वाली है, तो वो सबसे ज़्यादा शिकायत भी रेशमा से ही करती है कि तू दूर क्यों जा रही है, पास काम कर ले, इस टाइप से। जैसे वो एक साइबर कैफ़े में काम करती है तो वो कहती है कि घर पे बैठ के इससे ज़्यादा पैसा मिल जाता है। इस टाइप की सोच सैयदा के भी है। तो कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये कि बीच बीच में जो लोकल मुहावरे युक्त भाषा होती है उसकी कुछ कुछ झलक दिखती हैं, जो कि नेहा ने बिल्कुल वैसी ही लिखी है। जैसे कि शुरुआत में जब सैयदा का बैकग्राउंड बताया जा रहा होता है, तो सैयदा के पिता का नाम राशिद था, और वो एक नौटंकी कंपनी में काम करते थे, और बनारस से दूर कहीं जाके, और वो साल में एक बार अपनी बीवी से मिलने आते थे। और हर साल जब वो मिलने आते हैं उसके बाद एक नए बच्चे का जन्म होता है, तो उन बच्चों को बरसाती मेढक कहा गया है। ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा। ऐसे ही एक और एग्ज़ाम्पल है कि सैयदा क्योंकि बनारस से आती है, उसने हमेशा औरतों को साड़ी पहने देखा था। फिर जब वो सभापुर में जाके सेटल होती है, वहाँ पे गुजर महिलाएं हैं जो कि कुर्ता पहनती हैं, जो शर्ट जैसे कुर्ते। तो उसे समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। तो फिर रज़िया समझाती है सैयदा को कि यहाँ का पहनावा ऐसा है। तो सैयदा एक शब्द यूज़ करती है उनके पहनावे के लिए कि ये तो बहुत नीरस पहनावा है। नीरस मतलब जिसमें रस ना हो। अब हम में से कई लोग जो थोड़ी सी ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं भाषा की, हम ये सोचते हैं कि मुसलमान सिर्फ उर्दू में बात करते हैं, और इसलिए कुछ लोग राजनीति की वजह से कहते हैं कि हिंदुओं को शुद्ध हिंदी में बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस वजह से बॉलीवुड को हेट करते हैं कि उर्दू शब्द वाले गाने क्यों हैं इनमें। कि नीरस अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड हिंदी का शब्द है, और एक मुसलमान
औरत जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो शायद 8वीं तक पढ़ी है, वो इसका इस्तेमाल कर रही है। तो भाषा इतनी ऑर्गेनिक होती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही एक और जगह एक फ्रेज़ यूज़ किया गया है, ओढ़नी बदल बहने, कि दो औरतों में सैयदा की इतनी ज़्यादा दोस्ती हो जाती है एक महिला से कि उन्हें ओढ़नी बदल बहने कहा जाता है। तो हालांकि नेहा चड्डी बड़ी सॉर्ट ऑफ। हाँ, तो नेहा ने उसका जो ट्रांसलेशन दिया है, मुझे लगा कि वो एक्यूरेट नहीं है। नेहा ने शायद इसका ये ट्रांसलेशन दिया है कि सिस्टर्स हु कैन वेयर ईच अदर्स क्लोथ्स, लेकिन ओढ़नी एग्जैक्टली क्लोथ नहीं होती है, ओढ़नी दुपट्टा चुनरी होती है। लेकिन फिर भी मुझे ये फ्रेज़ बहुत अच्छा लगा। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत मुझे बहुत अच्छे लगे कि नेहा ने उनके हिंदी वर्जन्स या उनके जो लोकल भाषा के वर्जन हैं वो रखे हैं। जैसे एक जगह किसी टेलर का कोई कैरेक्टर है जिसके ख़ानदान में टेलर का काम होता था, तो उसके बारे में एक फ्रेज़ लिखा गया है कि दर्जी का पूत जब तक जीता तब तक सीता। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सब फ्रेजेस। एक और चीज़ जो नेहा ने की है कि उन्होंने कई जगह एक्सप्लिसिटली या जाहिर तौर पे ये नहीं बताया है कि किस साल की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने कुछ बड़ा माइलस्टोन बोल्ड अक्षरों में लिखा है कि उस साल देश में क्या हुआ। जैसे सन शायद 2000 या 2001 के लिए कि 100 करोड़वां बच्चा पैदा हुआ देश में, या फिर कोई बड़ा सरकार का, जैसे 2009 में आधार को लेके आई थी सरकार। तो ये एक तरीके से माइलस्टोन्स हैं जो जर्नी के हैं। शुरुआत में मुझे लगा था जैसे जिस साल सैयदा पैदा होती है 1973, उस साल के लिए बताया गया है कि जंजीर पिक्चर अमिताभ बच्चन की रिलीज़ हुई थी। तो शुरुआत में मुझे लगा कि ये रेलेवेंट कैसे है कहानी में, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि वो एक तरीके से साल दर साल माइलस्टोन गिनाए जा रहे थे, और एक तरीके से वो इस चीज़ को भी दर्शाता है कि देश कितना आगे बढ़ा इन 50 सालों में, और सैयदा की लाइफ कितनी कम बदली। कि उसकी दिल्ली आने की का सफ़र शुरू होता है 1992 के दंगों से, और फिर 2020 में लगभग 30 साल बाद भी वो सेम साइकिल उसके साथ रिपीट हो रहा है। और देश 30 साल में इतनी तरक्की कर गया, कुछ तबके इतनी तरक्की कर गए, लेकिन सैयदा की मंथली इनकम में शायद 2000 से 6-7 हज़ार तक पहुंचती है उसकी मंथली इनकम। जबकि अगर आपके अगर पेरेंट्स सरकारी नौकरी में थे तो आप जानते हैं कि कितने गुना उनकी सैलरी बढ़ी। हाँ, शायद ये एक तरह से रीडर्स को भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को उसकी ज़िंदगी के साथ जोड़ने का भी अच्छा माध्यम है कि आप समझ सकें कि आपकी ज़िंदगी में उस टाइम पॉइंट पे क्या चल रहा था, और अगर आप रिलेट कर पाएँ कि वो उस टाइम पे क्या कर रही थी, तो एक तरह से आपका उस करेक्टर के साथ अपनापन सा बन जाता है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो नेहा ने बीच बीच में की है कि पैराग्राफ्स के बीच में कहीं कहीं पे गानों की लिरिक्स या कुछ शेर या एड के लाइनें, जैसे मुझे याद है एक जगह फेयर एंड लवली का एक ऐड आता था, उसकी वो ऐड मुझे याद है और उसकी लाइनें लिखी हैं। ऐसे ही वो मुझे कुछ जगह पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। जैसे एक धूम मचाले जो गाना आया था धूम फिल्म का, उसके लिरिक्स लिखे हुए हैं उन्होंने एक जगह। उसमें एक जगह जो मुझे ख़ास तौर से पसंद आई वो थी बशीर बद्र का एक शेर उन्होंने लिखा है कि तमाम रिश्तों को मैं तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी नहीं मिला। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ये प्लेजेंटली सरप्राइजिंग था मेरे लिए काफ़ी। आखिर चीज़ जो मैं राइटिंग के बारे में बोलना चाहूँगा वो ये कि नेहा ने शायद किताब के अंत में ये लिखा है कि स्कूल ख़त्म करने से पहले उन्होंने कभी इंग्लिश भाषा की कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी थी जो कि सिलेबस में ना हो। और इस चीज़ से मैं और तुम भी बहुत रिलेट कर सकते हैं कि स्कूल तक मैंने तो शायद कॉलेज के दिनों तक भी कुछ ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, और शायद नेहा की हम लगभग हमारी ही जनरेशन की हैं, हमसे 4-6 साल बड़ी होंगी, और आज नेहा ने इतनी अच्छी किताब लिखी है। तो मुझे ये काफ़ी इंस्पायरिंग लगा, काफ़ी सुंदर लगी ये चीज़ कि उन्होंने ये चीज़ एडमिट की है। बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगी ये चीज़। क्योंकि अच्छाइयों की बात हो ही रही है, तो कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें थोड़ा सा लिमिटेशन लगी हो, बारे में कुछ बात करना चाहो, लाइक राइटिंग वाइज या स्टोरी वाइज या किसी और तरीके से? हाँ, कुछ बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं ऐसी, लेकिन एक आध चीज़ों की मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये कि मुझे लगा इस किताब में फुटनोट्स होने चाहिए थे। मैं जब भी कोई नॉन फिक्शन किताब पढ़ता हूँ तो मैं उसमें फुटनोट्स ढूंढता हूँ। इसकी 2 वजहें हैं। एक तो ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ।
जैसे हमने जो बात की कि कोर्ट कुछ डिसीजन ले लेता है जिससे बहुत सारे लोगों के घर उजड़ सकते हैं। मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल आ रहा था कि ये डिसीजन मेकिंग होती कैसे है। क्या जो इस चीज़ को स्टडी करते हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, क्या कोर्ट उनसे सजेशंस नहीं मांगता है? क्या थिंकिंग होती है इन सब चीज़ों के पीछे? तो शायद आई एम श्योर कि नेहा को इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि उन्होंने पूरी किताब लिखी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा। तो अगर उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए होते तो कम से कम जिन जिन चीज़ों पे मेरी क्यूरियोसिटी है उन चीज़ों पे हेल्प होती। तो इस वजह से मुझे फुटनोट्स की कमी खली। एक और वजह जिसकी वजह से मुझे लगता है फुटनोट्स होने चाहिए थे, वो ये कि कुछ जगह नेहा ने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि कुछ विचारधारा वाले लोगों को गलत लग सकती हैं या प्रोपेगेंडा लग सकता है। जैसे कि 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद जो दंगे हुए थे, और 2020 में जो दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो CANRC के बाद दंगे हुए थे, उन दोनों में ही उन्होंने कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे लिखे हैं। जैसे कि एक जगह लिखा है कि जो PAC होती है, जो पुलिस की बटालियन होती है, उन्होंने ही आके कुछ जगह घरों में तोड़फोड़ की। या फिर इस टाइप की चीज़ें कि कुछ जगह मंदिरों में इसलिए मंदिरों को तोड़ा फोड़ा गया हिंदू लड़कों द्वारा, जिससे कि फिर एक बहाना मिल जाए मुसलमानों को अटैक करने का। मैं समझता हूँ कि जो एक विचारधारा से आने वाले लोग हैं उन्हें बात बिल्कुल झूठ लगेगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। तो अगर कुछ पुलिस रिपोर्ट्स होती फुटनोट्स में, तो या कुछ अखबार की रिपोर्ट्स होती फुटनोट्स में, ये शक ना रह जाता। कुछ लोग हैं जो उन्हें भी नहीं मानेंगे, लेकिन कम से कम कंप्लीटनेस के लिए फुटनोट्स होने चाहिए थे। और एक और, तो ये तो हुई फुटनोट्स की बात। एक और जो बहुत छोटी सी मेरी शिकायत है इस किताब से, कि क्योंकि एक मुसलमान महिला के बारे में, उसके परिवार के बारे में है, तो लव जिहाद आना ही था, ख़ासतौर से पिछले कुछ सालों से जिस टाइप की राजनीति अपने देश में हो रही है, और लव जिहाद की बात भी होती है। लेकिन एक जगह नेहा ने एक लाइन लिखी है कि जो लड़के इस तरीके के संगठनों से जुड़े हैं जो कि लव जिहाद रोकते हैं या फिर गौ हत्या रोकते हैं, वो अक्सर आपने भी देखा होगा कि माथे पे टीका लगाए होते हैं और भगवा रंग का अंगोछा या कपड़ा पहने होते हैं। तो जो उनका लाल रंग का टीका होता है, उसके बारे में नेहा ने लिखा है कि गर्मी में पसीने से वो टीका जब माथे पे फैल जाता है, तो नेहा ने एक फ्रेज़ यूज़ किया है, मर्डरस रेड टिंज, कि वो थोड़ा सा उनके चेहरे पे खूनी लालिमा दे देता है वो। मैं समझ सकता हूँ इसके पीछे का सेंटिमेंट, लेकिन मुझे ये गलत लगा, क्योंकि नेहा अपनी किताब के ज़रिए रीडर्स को ये कह रही हैं कि एक तबका जो इतना बुरी हालत में है, उसके प्रति हमें सिंपैथी और एम्पैथी रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है हमें ऐसे तबके के प्रति भी एम्पैथी रखनी चाहिए, सिंपैथी रखनी चाहिए, जो कि तमाम वजहों से बरगलाए जा रहे हैं, हत्यारे बनाए जा रहे हैं। हमें उनके प्रति भी सिंपैथी रखनी होगी। हमें उस लड़के के प्रति भी सिंपैथी रखनी होगी जो कि CANRC के टाइम पे जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स पे गोली चलाने चला गया था। वो उसके अंदर तक नफरत नहीं है, उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये बहुत, हालांकि ये एक ही सेंटेंस है, लेकिन मुझे लगा ये पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। सही कहा तुमने प्रणय। सहानुभूति तो हमें हर किसी से ही रखनी चाहिए, और कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि हमें हर इंसान के पर्सपेक्टिव को समझने का कम से कम इतना पेशेंस तो हो कि सामने वाला जो ये कर रहा है वो किस लिए कर रहा है। और रही बात इस किताब के बारे में, थोड़ा सा कंक्लूजन की ओर बढ़ते हुए, तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक सैयदा की कहानी नहीं है, ये किसी जेंडर स्पेसिफिक या किसी रिलीजन स्पेसिफिक स्टोरी नहीं है। ये हर एक उस इंसान की कहानी है जो किसी तरह किसी भी वजह से अपने घर से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, और उसकी स्ट्रगल की कहानी है कि किस तरह से उसे फिर से अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर जो मिडिल क्लास का एक्सपीरियंस होता है वो ये होता है कि जो प्रशासन है वो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है तो आपकी समस्याएं क्या हैं, वो एक तरीके से इनडिफरेंट होता है, उदासीन होता है। लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी में प्रशासन सिर्फ इनडिफरेंट नहीं है, कई बार वो विरुद्ध खड़ा हो जाता है, तो जो कि ये ऑलरेडी वल्नरेबल स्थिति में है। और अगर वही जो हम जिस चीज़ से हमने शुरुआत में बात की थी कि प्रशासन को बेनेवलेंट होना चाहिए, करुणा से भरा होना चाहिए, जो कि अक्सर नहीं होता है।
और एक और चीज़ भी है कि जिसके पास पैसा है उसके लिए तो आप वैसे भी फेवरेबल ही रहोगे। आप असलियत में किस तरह के इंसान हो या आपका प्रशासन किस तरह का है, ये उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप ऐसे लोगों को जो किसी वजह से मजबूर हैं, चाहे पैसे की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, उनको किस तरह से ट्रीट कर रहा है, माइनॉरिटी को किस तरह से ट्रीट कर रहा है। उससे एक तरह से आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आपका जो सोसाइटी है या आपका जो प्रशासन है या आपका गवर्नमेंट है किस तरह का है। तो खैर प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं जिनके बारे में हमने बात की इस किताब को लेकर या वैसे भी दूसरी किताबों से लेकर। और हम मानते हैं कि हमारे पास सिर्फ सवाल ही सवाल हैं, हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन शायद सवाल से जवाब का जो सिलसिला है उसका उस तक पहुंचने का जो ज़रिया है उसका पहला स्टेप यही है कि हम कम से कम एक्नॉलेज तो करें कि प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम बार बार इन प्रॉब्लम्स के बारे में आप लोगों से बात करते हैं ताकि कहीं ना कोई इसके बारे में सोचता रहे जिससे कि कोई सॉल्यूशंस निकले। और जो पूरे इस किताब में हमने जो सैयदा की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा तुमसे जाना, और बाकी हम गुजारिश करेंगे कि ऑडियंस और ज़्यादा इसके बारे में जाने, इस किताब को उठाए और इससे पढ़े ताकि और उन्हें पता चले कि क्या क्या हुआ। लेकिन जितना भी हमें अभी तक पता चला है उससे समझ आता है कि उसने बहुत सी छोटी छोटी जॉब्स करी अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए। और कहीं ना कहीं हम अपने घरों में बैठे इन लोगों के बारे में बिल्कुल भूल से जाते हैं। हमें क्योंकि टीवी पर, स्क्रीन पर या अपने आसपास के लोगों में जो हमें दिन भर एडवर्टाइजमेंट्स में या सीरियल्स में दिखाया जा रहा है कि इससे भी कुछ बेहतर है जिसे आपको पाने की इच्छा रखनी चाहिए, और फिर हम बैठ जाते हैं और ज़्यादा कुछ अच्छा पाने के लिए फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से जो चीज़ें ख़रीदने के लिए हमेशा जो आतुर रहते हैं। तो थोड़ा सा कभी ब्रेक लेकर थोड़ा ये भी सोचें कि ये सब सामान आ कहाँ से रहा है, ये जो प्राइसेस कम हो रहे हैं ये कम कैसे हो रहे हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम एक ज़रूरतमंद इंसान से वो पैसा छीनकर अपनी जेब में डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी अगर कहीं ना कहीं हमारे जहन में रहें तो शायद धीरे धीरे इन प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशन निकल आए। और साथ ही ये भी मैं तुम्हारी बात में ये ऐड करूँगा कि ये जो फासला बन गया है प्रोडक्ट और उसे प्रोड्यूस करने वाले में, हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर हमसे पूछा जाए, चलिए ये तो दूर की बात है कि ये चीज़ बनती कैसे है, ये तो चलिए बहुत दूर की बात है, लेकिन ये बनाने वाले किस स्थिति में रहते हैं, ये तो कभी कभार हमें सोचना चाहिए ना। हाँ, वही जो एग्जाम्पल इसमें था कि जो प्रोडक्ट है वो तो हम तक ही आ रहे हैं, वो मसाले या वो जो भी खाने पीने की चीज़ें या खेलने की चीज़ें आ तो हम तक ही रही हैं, लेकिन इन लोगों को और परे किया जा रहा है क्योंकि बनाने में जो पॉल्यूशन है या और प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे बची रहे हैं, वो हमसे मास्क रहे हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में पता ना चले। और ये बिल्कुल अभी मुझे याद आया कि सवाल ये उठाया जाता है कि ये जिन जगहों पे काम कर रहे हैं वो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। अब ये सोचिए कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो जो इंडस्ट्रीज़ पोल्यूट कर रही हैं उनमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कितना पोल्यूशन झेल रहे हैं, वो किन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, उनके पास ना वेंटिलेशन है, ना प्रॉपर उनके पास प्रोटेक्टिव गियर है जिससे वो अपने आप को बचा सकें, और वो रह भी बिल्कुल इन इंडस्ट्रीज़ के बगल में रहे हैं। चलिए, ये तो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक और बात जिस पे थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे वो ये है कि जो इस किताब की ऑथर हैं नेहा दीक्षित, क्योंकि वो जर्नलिस्ट भी हैं, वो रिपोर्टिंग भी करती थी पहले, और जब दिल्ली राइट्स हुए थे तो उस रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें काफ़ी थ्रेट्स मिले, और जो कि बहुत कॉमन है अगर रिपोर्टिंग एक वुमेन कर रही है तो उन्हें एसिड अटैक के थ्रेट्स मिले, उन्हें रेप के थ्रेट्स मिले, और इस तरह के बहुत से धमकियां उन्हें अक्सर सुनने को या जिस भी फॉर्म में मिलती रही हों वो मिलती रहती हैं। उनके फ़ोन पे, जैसे मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उनके फ़ोन पे कुछ टाइम बहुत ज़्यादा कॉल्स आते थे जो इस टाइप से बताते थे कि हम देख रहे हैं तुम सब्जी खरीद रही हो, या हम देख रहे हैं तुम बालकनी में खड़ी हो। तो इतने एक्सप्लिसिट थ्रेट्स, और उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की तो पुलिस ने ये कहा कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और ये मतलब एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, तो ये बेसिकली जो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं रह गया है नेशन में, एक तरह से अगर देखा जाए कि लोग ये भी स्वीकार नहीं है लोगों को कि आप अपने विचार रख सकें,
और सामने वाला इतना, आई डोंट नो इसे इंटॉलरेंस कहें या क्या कहें, कि सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारा जो प्रशासन है उसने इतने सारे लोगों की हालत इतनी बुरी कर दी है कि वो किसी तरीके से सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तो आपको धमकी मिल रही है। तो न सिर्फ हम उन चाहते हैं कि ये लोग गायब हो जाएं, ये हमारे लिए काम करते रहें, लेकिन ये गायब हो जाएं। और कोई, हम उनके बारे में बात नहीं करना चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कोई और इनके बारे में बात करे। जैसे आप अगर नेहा के इंटरव्यूज़ वगैरह देखिए या उनके आर्टिकल्स देखिए तो अक्सर नीचे कमेंट्स में आपको काफ़ी हेट मिल जाएगी। ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच बट विद कंडीशंस अप्लाई करके है कि हम तुम्हें अप्रूव कर रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में तो तुम बात कर सकते हो और जितना ज़ोर शोर से करना चाहो उतनी ज़ोर शोर से कर सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर हम नहीं चाहते कि रिपोर्टिंग की जाए तो आपको ये सब झेलना पड़ेगा और उसमें प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जिस तरफ ये सब जा रहा है ये काफ़ी ही एक तरह से ये काफ़ी ही निराशाजनक है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके खिलाफ थोड़ा सिंसियरिटी के साथ बोल रहा हो। जैसे बहुत सारे लोग इमरजेंसी के टाइम पे जो पावर में थे उन्होंने भी यही किया था और आज भी यही हो रहा है। लोग बदल गए हैं लेकिन जो हो रहा है वो वैसा का वैसा ही है। चलिए आज की निराशा को एक्नॉलेज करते हुए और एक अच्छे कल की आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप सुन रहे थे एक बूंद सागर। हम बात कर रहे थे नेहा दीक्षित द्वारा रचित किताब द मैनी लाइफ्स ऑफ सैयदा एक्स के बारे में। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।